जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है मोहम्मद गोरी। गोरी राज्य का उत्कर्ष। गजनी और हेरात के बीच के प्रदेश में गोर का छोटा सा राज्य था। इसमें सूर कबीले के अफगान निवासी शासन करते थे। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गोर पर आक्रमण किया, किंतु सूर लोगों के साथ संधि के पश्चात गोर का राज्य उन्हें लौटा दिया गया। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात गोरों की शक्ति का तेजी से उत्थान हुआ। गजनी के अंतिम शासक बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह गोर शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया, किंतु कुछ मतभेद हो जाने के कारण बहराम द्वारा कुतुबुद्दीन की हत्या करवा दी गई। इससे गजनी और गोर के शासकों के बीच शत्रुता काफ़ी बढ़ गई। गोर के नए शासक सैफुद्दीन ने अपने भाई कुतुबुद्दीन की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए गजनी पर आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में वह पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। अब सैफुद्दीन का छोटा भाई अलाउद्दीन गोर का शासक बना। अपने भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए उसने भी गजनी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसकी विजय हुई। अलाउद्दीन ने गजनी को जी भर कर लूटा। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गोर का शासक बना। उसने सिर्फ 2 वर्ष तक शासन किए। उसके बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन गोर का शासक बना। मुहम्मद गोरी का उत्कर्ष। मुहम्मद गोरी अथवा मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन साम गोर के शासक गयासुद्दीन का छोटा भाई था। गयासुद्दीन एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने राज्यारोहण के पश्चात गजनी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मुहम्मद गोरी को गजनी का शासक नियुक्त किया। गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मुहम्मद गोरी गोर का शासक भी बन बैठा। मुहम्मद गोरी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और कट्टर साम्राज्यवादी सुल्तान था। उसने भारतवर्ष में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हेडिंग: मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की दशा। राजनीतिक दशा। मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति प्रायः वही थी जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थी। भारत दुर्बल था। भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित थे जो पारस्परिक द्वेष की अग्नि में झुलस रहे थे। लेन पुल ने लिखा है कि प्रत्येक राज्य में वंश क्रमानुगत नेता होता था और प्रत्येक राज्य अपने को अन्य राज्य से पृथक समझता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि राजपूत समाज में सामंत प्रथा थी, जो हिंदुओं की हार का प्रमुख कारण था। सामंत प्रथा के कारण राजा की अपनी स्थायी सेना नहीं के बराबर होती थी। इसके अलावे इनकी युद्ध प्रणाली भी प्राचीन थी। राजा तथा सैनिकों में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना का सर्वथा अभाव था। वे राष्ट्र की अपेक्षा अपने वंश की सुरक्षा पर ही विशेष ध्यान देते थे। अतः संकट काल में भी सभी राजपूत शासक मिलकर एक झंडे के नीचे काम नहीं कर सकते थे। एक सबल केंद्रीय सत्ता का अभाव था। यह स्थिति संपूर्ण भारत में बनी रही थी। देश विदेशी आक्रमणों का सामना करने में सर्वथा अयोग्य था। एक सबल सार्वभौम सत्ता के अभाव में सीमांत नीति का भी उचित विकास न हो सका। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद 150 वर्षों के काल में भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। अतः सभी भारतीय शासक निश्चिंत थे और उन्होंने देश की सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया। पृथकत्व की भावना के कारण वे बाहरी घटनाओं से भी अनभिज्ञ रहते थे। 12वीं शताब्दी में भारत में अनेक विदेशी तथा देशी राज्य थे। यहाँ उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब, सिंध और मुल्तान के विदेशी राज्य थे। पंजाब का राज्य। पंजाब गजनी राज्य का एक अंग था और यहाँ गजनी के शासक राज्य करते थे। पंजाब की राजधानी लाहौर थी। मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पंजाब का शासक सुखराव था। वह नाम मात्र का गजनी का शासक था। उसके हाथ से गजनी का सारा प्रदेश छीना जा चुका था। वह गजनी से भागकर पंजाब चला आया और अब केवल पंजाब का शासक रह गया था। सिंध तथा मुल्तान के राज्य।
यद्यपि महमूद गजनवी ने अपने भारतीय आक्रमणों के सिलसिले में सिंध तथा मुल्तान दोनों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद सिंध और मुल्तान के शासक स्वतंत्र हो गए थे। सिंध में शुश्र जाति के भी शिया मतावलंबी शासकों का राज्य था। मुल्तान में शिया संप्रदाय के करमाथी मुस्लिम शासक राज्य करते थे। इन्हें इस्माइलिया शिया भी कहा जाता था। पंजाब, सिंध और मुल्तान के मुस्लिम शासकों के साधन सीमित थे। धर्म के नाम पर इन्हें भारत के बहुसंख्यक निवासी हिंदुओं का सहयोग नहीं मिल रहा था, अतः राजनीतिक दृष्टि से ये अत्यंत कमजोर थे और विदेशी आक्रमणों का सामना करने की इनमें क्षमता नहीं थी। उत्तर भारत के राजपूत राज्य। मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में राजपूतों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित थे। इनमें निम्नलिखित प्रमुख थे। पहला, दिल्ली और अजमेर का चौहान राज्य। अजमेर में चौहान राजपूतों का एक महत्वपूर्ण राज्य था। इस वंश की स्थापना एक सामंत ने की थी। 11वीं शताब्दी में जयपाल ने अजमेर की नींव डाली थी। 12वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज तृतीय बिसल देव ने दिल्ली, हांसी तथा पंजाब के पूर्वी नाम पर तुर्कों से युद्ध करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके पूर्व दिल्ली पर तोमर वंश के राजपूत शासकों का शासन था। पृथ्वीराज चौहान वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ। वह बड़ा वीर, प्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य की शक्ति और सीमा का विस्तार किया, किंतु अपने पड़ोसी शासकों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके शासनकाल में ही मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज अपने काल का यशस्वी सम्राट था और उसे भारतीय यश का अंतिम सूर्य कहकर पुकारा जाता है। कन्नौज का राठौर राज्य। कन्नौज के गढ़वाल या राठौर शासक भी काफी महत्वपूर्ण थे। कन्नौज का राज्य पूर्व में काशी तक फैला हुआ था। इसकी गणना भारत के सबसे बड़े राज्यों में की जाती थी। इस वंश के शासकों में गोविंद चंद्र तथा विजय चंद्र उल्लेखनीय थे। मुहम्मद गोरी का समसामयिक गढ़वाल शासक जयचंद्र और चौहान शासक पृथ्वीराज के बीच पारस्परिक वैमनस्य और ईर्ष्या थी। तीसरा, बुंदेलखंड का चंदेल राज्य। बुंदेलखंड पर चंदेल शासकों का राज्य था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के चलते इस वंश की शक्ति क्षीण हो गई थी, किंतु मदन वर्मन और परमर्दी देव के शासनकाल में चंदेलों की स्थिति फिर से बढ़ गई थी। परमवर्दी देव को चौहान शासक पृथ्वीराज ने 1882 ईस्वी में परास्त कर उसके राज्य का बहुत सा भाग चौहान राज्य में मिला लिया था। इसी युद्ध में बुंदेलखंड के दो वीर आल्हा और उदल ने वीरता दिखाकर वीरगति प्राप्त की थी। चौथा, गुजरात के सोलंकी अथवा बघेल राज्य। गुजरात में सोलंकी अथवा बघेल राजवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी। इसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। मुहम्मद गोरी के आक्रमण के पूर्व यहाँ भीमदेव, जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल उल्लेखनीय शासक हुए। 1173 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु के बाद सोलंकी वंश की शक्ति क्षीण हो गई। मुहम्मद गोरी का समकालीन सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। वह दुर्बल शासक था। पांचवा, बंगाल का पाल और सेन राज्य। बंगाल और बिहार के प्रारंभ में पालों का शक्तिशाली राज्य था, किंतु 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। पाल साम्राज्य के पतन से सबसे अधिक लाभ सेन वंश को हुआ। अब बंगाल में 1077 ईस्वी में विजय सेन ने सेन राजवंश की स्थापना की। 1159 ईस्वी में विजय सेन की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र बल्लाल सेन राजा बना। उसके शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सभी उसके अधीन हो गए। 1170 ईस्वी में लक्ष्मण सेन शासक बना। वह मुहम्मद गोरी का समकालीन था। उसके शासनकाल में सेन शासकों की शक्ति का पतन हुआ। छठवां, दक्षिण के राज्य। 12वीं सदी तक दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य और चोल राजवंशों का पतन हो चुका था। उनके पतन के बाद इस भूखंड में यादव, काकतीय और होयसल राजवंशों का उत्थान हुआ। यादवों ने देवगिरी, काकतीयों ने पूर्वी समुद्र तट पर वारंगल और
होयसलों ने दक्षिण में द्वार समुद्र राज्यों की स्थापना की। सुदूर दक्षिण में मथुरा में पांड्य और केरल में चेर राजवंश स्थापित थे, किंतु ये शक्तिहीन राज्य थे। दक्षिण के भी राज्य पारस्परिक युद्धों में व्यस्त थे। अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते दक्षिण के राज्य प्रारंभिक तुर्कों आक्रमणों से सुरक्षित रहे। सामाजिक दशा 7वां नंबर। सामाजिक क्षेत्र में भी पहले की बुराइयां बढ़ती रही। वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ता रहा। अतः भारतीय समाज में एकता, सहयोग और संगठन का अभाव बन रहा था। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह निषेध आदि बुराइयों के चलते समाज शक्तिहीन हो गया था। तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, परस्पर द्वेष एवं दुश्मनी के कारण हिंदू समाज की प्राचीन दृढ़ता का अंत हो गया था और इसमें दुर्बलता आ गई थी। 8वां, आर्थिक दशा। गजनवी के बाद भारत की आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश बना रहा। महमूद ने केवल एकत्र धन राशि को लूटा था, आय के स्थायी स्रोत नष्ट नहीं किए थे। अतः महमूद की लूट के बाद जल्द ही देश पुनः संपन्न हो गया था। कृषि, उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्रों में प्रगति आ गई थी। 9वां, धार्मिक दशा। मुहम्मद गोरी के आक्रमण काल में भारत में अनेक संप्रदाय स्थापित थे। बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि का प्रचलन काफी बढ़ गया था। धर्म में बाह्य आडंबरों, क्रियाविधियों, तंत्र मंत्र आदि की प्रधानता थी। लोग धर्म की ओर उदासीन हो गए थे। नेक्स्ट हेडिंग, मुहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य एवं लक्ष्य। महमूद गजनवी की अपेक्षा मुहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य एवं लक्ष्य अधिक स्पष्ट हैं। साम्राज्य विस्तार की लिप्सा। मुहम्मद गोरी के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी सुल्तान था। गोर के छोटे से राज्य से उसे संतोष नहीं था। वह अपने राज्य का विस्तार चाहता था। गोर साम्राज्य के विस्तार के लिए उसे भारत से अच्छा देश और कौन सा मिलता। उसने भारत की राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक एवं धार्मिक दुर्बलताओं का लाभ उठाकर तथा भारत पर निरंतर आक्रमण कर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पॉइंट, पंजाब के गजनवी तथा सिंध पर मुल्तान के इस्माइलिया शिया राज्यों की समाप्ति। गोर तथा गजनी के शासकों के बीच वर्षों से संघर्ष होता आ रहा था। भारतीय आक्रमण के पूर्व ही गजनी पर गोर शासकों का अधिकार हो गया था। गजनी को हाथ से निकल जाने के बाद गजनवी शासकों ने पंजाब को अपने कार्यकलापों का केंद्र बना लिया था। मुहम्मद गोरी गजनवी राजवंश को समूल नष्ट करना चाहता था, अतः पंजाब के अवशिष्ट गजनवी वंश का संहार अनिवार्य हो गया था। सिंध और मुल्तान के इस्माइलिया शिया राजवंश भी गोर राज्य के विरोधी थे। अतः मुहम्मद गोरी ने पंजाब, सिंध और मुल्तान के राज्यों के विरुद्ध आक्रमण किए। धार्मिक उद्देश्य। मुहम्मद गोरी भी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। एक कट्टर मुसलमान होने के नाते वह इस्लाम की सेवा करना, काफिरों के बीच इस धर्म का प्रचार करना, मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करना, हिंदुओं को बलात् इस्लाम धर्म में परिणित करना आदि को अपना आदर्श कर्तव्य समझता था। भारत में मूर्ति पूजा का विनाश और इस्लाम का प्रसार भी उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। धन की प्राप्ति। भारत अभी भी सोने का चिड़िया था। यहाँ अपार धन राशि एकत्र थी। मुहम्मद गोरी उस धन को प्राप्त करना चाहता था। उन दिनों उसे अपने मध्य एशियाई युद्धों में धन की आवश्यकता थी। अतिरिक्त धन राशि भारतीय आक्रमणों से सहज ही प्राप्त की जा सकती थी। शक्ति संचय और साधनों की वृद्धि। भारतीय आक्रमणों के द्वारा मुहम्मद गोरी अपनी शक्ति संचय और साधनों की वृद्धि का भी उद्देश्य रखता था। गोर साम्राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। मध्य एशिया में ख्वारिज्म और खुरासान के शासक उसके शत्रु थे। पूर्व में पंजाब, सिंध और मुल्तान के मुस्लिम शासक उसके विरोधी थे। यद्यपि महमूद गोरी ने सर्वप्रथम पश्चिमी एशिया में ही अपने राज्य विस्तार का प्रयास किया, किंतु जब इस क्षेत्र में उसे विशेष सफलता नहीं मिली तो उसने अपना ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। भारत पर विजय से गोर राज्य के साधनों में भी वृद्धि होती थी। गोर राज्य के प्रतिष्ठा में वृद्धि। गोर के राज्य का उत्कर्ष हाल ही में हुआ था।
मोहम्मद गोरी गौर राज्य के गौरव, सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। इससे उसकी ख्याति भी बढ़ती और इस्लामी जगत में वह सम्मानित होता। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भी मोहम्मद गोरी ने भारत के विरुद्ध अभियान किया, किंतु मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों का प्रधान उद्देश्य और लक्ष्य भारत के एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। यद्यपि इसके पूर्व भी अरबों ने तथा महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे, किंतु भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की दिशा में उनके प्रयास न तो उनकी गहन सूझबूझ और न ही उनके विचारों का दृढ़ता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। वस्तुतः मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का प्रमुख लक्ष्य राजनीतिक था। धन प्राप्ति, मंदिर और मूर्तियों का विनाश एवं इस्लाम का प्रचार उसके लिए गौड़ थे। भारत की कमजोरियों से लाभ उठाकर मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। अगर भारत काफिरों का देश नहीं भी रहता तो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मोहम्मद गोरी भारत पर अवश्य ही आक्रमण करता। फिर भी धन प्राप्ति और इस्लाम के प्रसार ने मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए अधिक उत्साहित और उत्तेजित किया। मोहम्मद गोरी के अभियानों के मार्गों और कार्य पद्धति से यह स्पष्ट है कि उसका वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना ही था। भारत में निरंतर आक्रमणों द्वारा विजय प्राप्त कर एक और मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित कर मोहम्मद गोरी इतिहास में अमर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर अनेक आक्रमण किए। कुछ एक युद्धों में उसे असफलता भी मिली, किंतु वह भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कृत संकल्प था। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने पर भारत में उसका अधिकार जमना सुनिश्चित हो गया। मुल्तान पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उन दिनों भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर मुल्तान सबसे दुर्बल राज्य था। गजनी से भारत आने के लिए मुल्तान का मार्ग सरल और सुगम था। मुल्तान का शासक शिया और मोहम्मद गोरी का विरोधी भी। मुल्तान की विजय के बाद गोर सैनिक दुगुने जोश से भारत के अन्य प्रदेशों की ओर सरलता से आगे बढ़ सकते थे। उपयुक्त कारणों के चलते मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया। उसने जल्द ही नगर पर अधिकार कर लिया और विधर्मी मुसलमानों को कठोर दंड दिया। उसने कट्टर विरोधियों को मुल्तान से बाहर निकाल दिया और अपने एक प्रतिनिधि को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। उच्च पर आक्रमण। मुल्तान विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी ने उच्च पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उच्च पर भट्टी राजदूतों का राज था। यहाँ की रानी ने मोहम्मद के वचनों के जाल में फंसकर अपने पति की हत्या कर दी। इससे उस नगर तथा दुर्ग में मोहम्मद ने सरलता से प्रवेश कर वहां अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यह घटना 1176 ईस्वी की है, परंतु आधुनिक इतिहासकार फरिश्ता के उपयुक्त विवरण से सहमत नहीं है। उनके मत में उन दिनों उच्च पर किसी हिंदू राजा का शासन न होकर एक मुसलमान का ही शासन था। यथार्थता जो भी हो, मोहम्मद ने उच्च पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ऊपरी सिंध को जीत लेने के पश्चात 1082 ईस्वी में मोहम्मद ने शेष सिंध को भी जीत लिया और देवल पर बंदरगाह तथा पश्चिमी समुद्र तट का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। गुजरात पर आक्रमण। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात में अहिलवाड़ा के शासक मूलराज पर आक्रमण किया। महमूद द्वारा गुजरात पर आक्रमण के कुछ खास कारण थे। महमूद की धारणा थी कि गुजरात पर विजय करके वह गुजरात के अधीनस्थ पूर्वी राजस्थान के राज्यों पर भी अधिकार कर लेगा। पूर्वी राजस्थान से होते हुए उसके लिए दोआब के प्रदेश पर आक्रमण करना सरल हो जाता। इसके अतिरिक्त गुजरात का एक संपन्न राज्य था, अतः इस अभियान से उसे काफी धन की प्राप्ति होती, जिसका सदुपयोग वह अपने भविष्य की युद्धों में करता। गुजरात पर अधिकार हो जाने से पंजाब के गजनवी शासक खुसरो मलिक को सरलता से पराजित किया जा सकता था, किंतु अहिलवाड़ा के शासक मूलराज ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। मोहम्मद अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ
वह इस पराजय से इतना अधिक आतंकित हो गया कि उसने 20 वर्षों तक गुजरात के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। पंजाब पर आक्रमण। यदि मुहम्मद गोरी की जगह कोई अन्य व्यक्ति होता तो इस पराजय के बाद हतोत्साहित होकर पुनः भारत पर आक्रमण नहीं करता, किंतु मुहम्मद ने हिम्मत नहीं हारी। 1179 ईस्वी से लेकर 1186 ईस्वी तक उसने पेशावर, सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण किए। 1181 ईस्वी में मुहम्मद गोरी ने पंजाब की राजधानी लाहौर पर आक्रमण किया। गजनवी शासक खुसराव मलिक ने मुहम्मद पर संधि कर ली और अपने 4 वर्ष के पुत्र को उसके पास धरोहर के रूप में रख दिया। मुहम्मद ने 1185 ईस्वी में पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। यद्यपि लाहौर के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली, किंतु सियालकोट पर उसका अधिकार हो गया। 1186 ईस्वी में महमूद ने फिर लाहौर पर आक्रमण किया। इस बार उसने धोखे का सहारा लिया। कहा जाता है कि उसने खुसराव मलिक को सुरक्षा का वचन देकर अपने शिविर में बुलाया और खुसराव तथा उसके पुत्र की हत्या कर दी। इस प्रकार पंजाब पर भी उसका अधिकार हो गया। गजनवी राजवंश की समाप्ति कर दी गई। इसके बाद भारतीय राजपूत शासकों के साथ मुहम्मद का संघर्ष प्रारंभ हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ है 1191 ईस्वी में। पंजाब पर अधिकार हो जाने से मुहम्मद गोरी के हौसले बहुत बढ़ गए। पंजाब विजय के 3 वर्ष बाद पूरी तैयारी के साथ मुहम्मद गोरी ने 1189 ईस्वी में दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। जल्द ही भटिंडा पर उसका अधिकार हो गया। भला पृथ्वीराज इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वस्तुतः वह एक वीर और साहसी शासक था। एक बड़ी सेना लेकर वह दिल्ली की भटिंडा की ओर बढ़ा। 1191 ईस्वी में थानेश्वर से 14 मील दूर तराइन के मैदान पर मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेनाओं से भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अनेक राजपूत शासकों ने पृथ्वीराज को सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान की। फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में लगभग 2 लाख अश्वारोही और 3 सहस्त्र हाथी थे। मुहम्मद गोरी ने वीरता के साथ राजपूतों का सामना किया। राजपूत सैनिकों ने प्रचंड वेग से मुस्लिम सेना के दोनों पार्श्व भागों पर भयंकर आक्रमण किया। मुहम्मद की सेना इस आक्रमण को न रोक सकी और वह अस्त व्यस्त हो गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज ने मुहम्मद गोरी को घायल कर दिया। यद्यपि गोरी ने उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। मुहम्मद गोरी के एक स्वामी भक्त सेवक ने उसे मैदान से हटा दिया। सुल्तान के हट जाने से मुस्लिम सेना का उत्साह छिड़ पड़ गया और वह युद्ध से भाग खड़ी हुई। लगभग 60 किलोमीटर तक राजपूतों ने इस भागती हुई सेना का पीछा किया। राजपूतों ने सरहिंद और भटिंडा पर पुनः अधिकार कर लिया। मुसलमान बुरी तरह से पराजित हुए, किंतु मुहम्मद गोरी ने हिम्मत नहीं हारी। तब उसने पराजय का बदला लेने और नवीन अभियान करने के लिए अपनी सामरिक तैयारियां शुरू कर दी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में पराजय के बाद मुहम्मद गोरी ने अपनी सेना पूरा संगठित किया और 1,20,000 सेना लेकर अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उसने भारत की ओर प्रस्थान किया। गोर सेना के आगमन की सूचना पाकर पृथ्वीराज भी अपने सेना के साथ तराइन के मैदान में आ डटा। 1192 ईस्वी में तराइन में दोनों विरोधी सेनाओं के बीच दूसरी बार लड़ाई हुई। यह तराइन स्थान कहाँ है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने इसे भटिंडा के पास बताया है। प्रोफेसर हबीबुल्ला और कनिंघम ने भटिंडा और सिरसा के बीच स्थित तोरवन गांव को तराइन माना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने थानेश्वर से 14 मील दूर स्थित तरौरी गांव को तराइन माना है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई। यद्यपि इस युद्ध में हिंदुओं की पराजय के लिए तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारण महत्वपूर्ण थे, किंतु मुख्य कारण सैनिक थे। मुहम्मद गोरी की सेना अपेक्षाकृत अधिक संगठित थी। उसकी घुड़सवारों में अधिक सचलता थी। तुर्क सेना में दूर से मार करने वाले धनुषधारी सैनिक थे। राजपूत सेना में पैदल अधिक थे
जो घुड़सवारों की तुलना में कम सचल थे। राजपूतों के हाथी भी तुर्कों के घोड़े के मुकाबले में गतिहीन थे और भयभीत होने से तो उन्होंने अपनी सेना को ही रौंदा। यद्यपि राजपूत सैनिक तलवारों और बर्छों के प्रयोग में कुशल थे, किंतु उनका प्रयोग नहीं के बराबर हुआ, क्योंकि तुर्क सैनिकों ने धनुष बाणों का अत्यधिक प्रयोग किया। बर्छों और तलवारों के मुकाबले में धनुष बाणों की सफलता पर मुहम्मद गोरी का पूर्ण विश्वास था। मुहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों में से 12,000 को कोतल रिजर्व सेना के रूप में अलग रखा। इस सेना ने दोपहर बाद, जब दोनों पक्ष थक चुके थे, शत्रु सेना पर भीषण हमले किए। गोरी की इस योजना से भी विजय में सहायता मिली। पराजय के बाद पृथ्वीराज को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली का गोविंदराज भी इस युद्ध में मारा गया। तराइन की सफलता के बाद मुहम्मद गोरी ने अजमेर, शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र, हांसी, सरस्वती तथा अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। स्मिथ ने लिखा है कि 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि इससे भारत में मुस्लिम आक्रमण की अंतिम विजय सुनिश्चित हो गई। तराइन राजपूतों के लिए एक महान दुर्घटना थी। सामान्य रूप से राजपूतों और विशेष रूप से चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। इस युद्ध में केवल पृथ्वीराज की ही पराजय नहीं हुई, अपितु उत्तर भारत की समस्त हिंदू राज शक्तियों की पराजय हो गई। कारण यह है कि कन्नौज के जयचंद के सिवा अन्य सभी राजपूत शासकों ने गोरी के विरुद्ध लड़ने में पृथ्वीराज से सहयोग किया था। मुसलमानों को जो अनेक विजयें प्राप्त हुई, वे तो हिंदुओं को संगठित मोर्चे की उस महान पराजय का परिणाम मात्र थी, जो तराइन के रणक्षेत्र में भुगतनी पड़ी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के मत में यह युद्ध भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के निर्णायक सिद्ध हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त करने से मुहम्मद गोरी को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा पूर्ण होना निश्चित हो गया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है कि तराइन के मैदान में मुहम्मद गोरी की विजय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु उसकी एक दीर्घकालीन सुव्यवस्थित योजना का परिणाम था। डॉक्टर S.L. श्रीवास्तव के शब्दों में, तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। हमारे इतिहास में पहली बार मुहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्क राज्य की नींव डाल दी। वस्तुतः इस युद्ध के बाद भारत में हिंदू प्रभुत्व के युग की समाप्ति हो गई और एक नए युद्ध का आरंभ हुआ, जिसमें देश की शासन शक्ति मुसलमानों के हाथ में आ गई। हिंदू अनेक शताब्दियों तक अपनी स्वाधीनता को बचाने और बनाए रखने के लिए अथवा उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भले ही संघर्ष करते रहे, किंतु मराठों के अभ्युदय तक देश पर मुसलमानों का ही आधिपत्य बना रहा। कन्नौज पर आक्रमण। तराइन की सफलता के बाद कुछ समय के लिए मुहम्मद गोरी भी गौर लौट गया था, किंतु जल्द ही पुनः अपनी सेना के साथ वापस लौटा और 1194 ईस्वी में उसने कन्नौज पर धावा बोल दिया। कन्नौज के शासक जयचंद ने उसका सामना किया। यमुना के तट पर इटावा के पास चंदवार में दोनों की सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई हुई। युद्ध में जयचंद वीरगति को प्राप्त हुआ और कन्नौज पर मुहम्मद का अधिकार हो गया। अजमेर पर आक्रमण। कन्नौज विजय के पश्चात मुहम्मद गोरी पुनः गौर वापस लौट चला गया। इधर मुहम्मद के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी के विजय क्रम को जारी रखा। पृथ्वीराज के भाई हेमराज ने दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। उसने इस उद्देश्य से एक सेना भेजी, किंतु ऐबक के सामने इस सेना के पैर उखड़ गए। ऐबक ने अजमेर के दुर्ग को घेर डाला। जल्द ही अजमेर पर उसका अधिकार हो गया। ऐबक अजमेर की शासन व्यवस्था के लिए एक अधिकारी की नियुक्त कर वापस लौट गया। बयाना एवं ग्वालियर पर आक्रमण। 1195 ईस्वी में मुहम्मद गोरी ने भारत पर फिर से आक्रमण किया। सर्वप्रथम उसने बयाना राजपूतों को पराजित किया। 1197 ईस्वी में ग्वालियर पर भी उसका अधिकार हो गया। ऐबक के अन्य आक्रमण। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के शासक भीमदेव ने ऐबक की सेना से युद्ध किया, किंतु उसकी पराजय हुई।
युद्ध में विजय के पश्चात ऐबक ने गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा में प्रवेश कर उसे खूब लूटा और नगर को विध्वंस कर दिया। गुजरात में एक तुर्क शासक को नियुक्त कर वह वापस लौट आया, पर गुजरात के शासकों ने कुछ ही समय में उसे परास्त कर खदेड़ दिया और फिर वहां राजपूतों की सत्ता स्थापित कर ली। गुजरात पर विजय करने के पश्चात ऐबक ने बदायूं को जीता। 1197 ईस्वी तथा 2003 ईस्वी के बीच उसने कोटा, बूंदी, सिरोही, उज्जैन तथा कोसी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1202-3 ईस्वी में ऐबक ने कालिंजर के चंदेल शासक परिमर्दिन के विरुद्ध आक्रमण किया। कालिंजर के किले को घेर लिया गया। यद्यपि प्रारंभ में किले पर अधिकार करने में ऐबक को सफलता नहीं मिली, किंतु अंत में जब तुर्की सेना ने कालिंजर दुर्ग में जाने वाले पानी के स्रोत को बंद कर दिया, तब विवश होकर चंदेलों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कालिंजर के किले पर ऐबक का अधिकार हो गया। कालिंजर को जमकर लूटा गया और मंदिरों को नष्ट किया गया। कालिंजर में ऐबक ने हसन अरनाल को अपना प्रतिनिधि और शासक नियुक्त किया। इसके बाद ऐबक ने महोबा, खजुराहो और कालपी पर विजय प्राप्त की। बंगाल और बिहार पर आक्रमण। 1197 ईस्वी में बिहार भी गोरी के अधीन हो गया। इसका श्रेष्ठ श्रेय उसके अन्य सेनापति इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार को है। उसने गंगा तथा सोन नदियों के बीच की जागीर को केंद्र बनाकर बिहार की ओर कदम बढ़ाया और बहुत जल्द ही बिहार की राजधानी उदंतपुरी पर अधिकार जमा लिया। 1199 ईस्वी में उसने बंगाल के विरुद्ध भी आक्रमण किया। बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन भाग खड़ा हुआ। बंगाल पर जल्द ही उसका अधिकार हो गया। इन राज्यों में खूब लूटपाट हुई। इस प्रकार बंगाल और बिहार पर भी गोरी सत्ता स्थापित हो गई। गोरी की मृत्यु। अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए भारतीय प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त करके मुहम्मद गोरी गोर की ओर रवाना हुआ। गोर लौटते हुए मार्ग में खोखर जाति के लोगों ने झेलम जिले के दमयक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में मुहम्मद गोरी की हत्या कर दी। उसकी मृत्यु से भारत में मुस्लिम विजय को भारी ठेस पहुंची। ये रहा टॉपिक मुहम्मद गोरी पार्ट 1। इसके बाद इसके आगे का टॉपिक दिया जाएगा मुहम्मद गोरी पार्ट 2 में। थैंक यू।